A big hello to everyone. Good evening one and all present here in this lecture. Dear friend, एक बार मुझे आप चैट बॉक्स के अंदर बताएं, आर यू रेडी फॉर दिस लेक्चर और नॉट? प्लीज गिव मी थम्स अप और यू कैन राइट देयर यस. आप चैट बॉक्स के अंदर यस लिख के एक बार बताएं ताकि हम आज की इस लेक्चर के अंदर एक इंपॉर्टेंट फैक्ट्स के साथ साथ एक अच्छे नॉलेज को गेन कर पाए. एज यू कैन सी ऑन द स्क्रीन, आप अपनी स्क्रीन के ऊपर सभी देख रहे हैं कि आज की इस वंडरफुल सेशन के अंदर हम इंपॉर्टेंट लेक्स ऑफ जम्मू एंड कश्मीर यूनियन टेरिटरी की जो लेक्स है, प्रीवियस लेक्चर के अंदर हमने रिवर्स की बात करी थी. आज की इस इवनिंग में इस सेशन के अंदर हम लेक्स के ऊपर बात कर रहे हैं और इस लेक्स के जो सेशन यानी जो सीरीज ऑफ जो लेक्स होगी हमारी जम्मू एंड कश्मीर यूनियन टेरिटरी की, इसको हम 2 या 3 पार्ट्स के अंदर डिवाइड करेंगे ताकि आप एक छोटी सी लेक्चर के साथ साथ एक इफेक्टिव नॉलेज आप गेन कर पाए और आप अपने टाइम को ज़्यादा ना कंज्यूम करते हुए यानी हाफ एन आवर में ही आप एक वीडियो को देखें और उसके बाद आप अपने आप को और अच्छे तरीके से प्रिपेयर करें और जो प्रीवियस टॉपिक है उनको रिवाइज भी करते रहें. डियर फ्रेंड, आज मैं आप सभी को एक बात कहना चाहूंगा आज के इस वंडरफुल सेशन को शुरू करने से पहले. डियर फ्रेंड, इफ यू थिंक लाइक दैट यू कैन नॉट डू दिस जॉब, यू कैन नॉट कंप्लीट दिस टास्क, सो आज के बाद एक आप जरूर बात कहना अपने आप को, अपने आप से कहना, किसी और को नहीं कहना, क्योंकि आज यहाँ पे कोई नहीं सुनता. जितने भी भाषण, जितना भी मोटिवेशन, जितनी भी अच्छी बातें या पॉजिटिविटी हम किसी को देते हैं, नोबडी इज गोइंग टू एक्सेप्ट दैट पॉजिटिविटी. इसीलिए आज से हमें किसी और को चेंज नहीं करना है. अगर किसी को चेंज करना है तो वो अपने आप को चेंज करना है. तो अगर आपको लगता है कि आप इस काम को, इस ड्रीम को अचीव नहीं कर सकते, तो अगर आप नहीं कर सकते बट हम कोशिश कर सकते हैं और कोशिश के साथ हर दिन जब भी आपको कभी डिमोटिवेट फील हो तो आप यहाँ पे एक ही लाइन को याद रखना कि आप कहना यस आई कैन डू दिस, यस आई कैन डू इट, कि मैं इसे कर सकता हूं एंड आई कैन डू. तो आप सिंपल सी एक बात कहो कि यस आई कैन. क्या बोलोगे? जब भी आपको कोई बताता है कि आप इसको नहीं कर सकते तो आप बस एक अच्छी ऊर्जा के साथ, अच्छी मोटिवेशन और पॉजिटिविटी के साथ एक ही बात कहनी है, यस आई कैन. डियर फ्रेंड्स, कीप टेलिंग योरसेल्फ दैट थिंग्स आर गोइंग टू वर्क आउट इवन व्हेन यू डोंट नो हाउ द पॉजिटिव एटीट्यूड एंड ऑप्टिमिज्म विल स्टार्ट टू चेंज एवरीथिंग that's happening in your life. Dear friend, you need to keep having, you need to keep hope and keep believing that things will get better one day. आपको विश्वास करना है कि एक दिन आपकी जो चीज़ें हैं, जो आपके एफर्ट्स हैं, वो डेफिनेटली एक दिन वहाँ पे रंग लाएंगे और आपकी जो मेहनत है वो साकार होगी. सो डियर फ्रेंड, विदाउट डिले आज का मोटिवेशन आप सभी के लिए काफ़ी है और मोटिवेशन भी एक डोज की तरह काम करता है ताकि आप अपने लेक्चर को अच्छे तरीके से आप अटेंड कर पाएँ, कंप्लीट कर पाएँ. डियर फ्रेंड, एक बार अगर आपको फिर भी डिमोटिवेशन फील हो रहा है, एक बार अपने माँ बाप की ओर सोच लेना, देख लेना कि क्या वो हमसे एक्सपेक्ट करते हैं. और मैंने आपको कई लेक्चर्स के अंदर ये भी कहा है कि वेन एवर वी स्टडी एट दैट टाइम वी नॉट ओनली स्टडी, हमारे साथ हमारे पेरेंट्स की एक्सपेक्टेशंस, हमारी सोसाइटी की एक्सपेक्टेशंस, हमारे अपनों की एक्सपेक्टेशंस, रिलेटिव्स की, नियरेस्ट वंस की जो एक्सपेक्टेशंस होती हैं, जो उम्मीदें होती हैं, वो भी हमारे साथ स्टडी करती हैं. तो आप सभी वो एक जरिया हैं जो उनकी एक्सपेक्टेशंस को कंप्लीट कर सकते हैं. So without delay, let's get started on today's lecture, which is on important lakes of Jammu and Kashmir, जिसके अंदर आप अच्छे तरीके से यहाँ पे आप डल लेक की बात करेंगे. उससे पहले आप लेक क्या होता है उसके बारे में बात करेंगे, उसके बाद वलूर लेक की बात करेंगे. तो आज की इस पार्ट फर्स्ट के अंदर हम ओनली एंड ओनली 2 लेक्स की बात करेंगे, क्योंकि ये 2 ऐसी प्रोमिनेंट लेक है हमारे जम्मू एंड कश्मीर यूनियन टेरिटरी की, जिसके अंदर से आपको एक न एक क्वेश्चन जरूर पूछा जाता है किसी भी कंपिटिटिव एग्जाम के हिसाब से. तो ये खाली सिर्फ JKSSB के लिए ही नहीं इंपॉर्टेंट है. आप JKPSC की बात कर लें या UPSC की बात कर लें तो उसके लिए भी आपकी जो ये भी लाइव लेक्चर चल रही है जो इंपॉर्टेंट लेक्स इन जम्मू एंड कश्मीर के ऊपर है, तो ये सभी आपके लिए भी इंपॉर्टेंट है. तो इस तरीके से बात करते हैं और यहाँ पे आप लेक्चर को शुरू करते हैं. डियर फ्रेंड, यहाँ पे सबसे पहले आप सभी के माइंड में क्वेश्चन आता है कि सर लेक क्या होता है. तो आप सभी को पता है एक छोटा सा यानी पाउंड से थोड़ा बड़ा जो तालाब होता है उससे बड़ा और उससे ज़्यादा गहरा भी होता है, उसे हम लेक कहते हैं. अब एक बार मैं फिर से आपको बता देता हूँ कि जो लेक वर्ड है वो कहाँ से आया. जो लेक वर्ड है वो लैटिन वर्ड लेकस से निकला है, जिसका मतलब होता है लार्ज बॉडी ऑफ वाटर. जिसका मतलब क्या होता है? लार्ज बॉडी ऑफ वाटर, यानी लार्जर एंड डीपर देन ए पॉन्ड. मैंने आपको अभी बताया ये पॉन्ड से बड़ा भी होता है और डीपर भी होता है. विद इन ए बॉडी और लैंड, किसके बाद किसी बॉडी के अंदर, जैसे आप सपोज करो किसी टापू के बात कर लें, आइलैंड के ऊपर भी यहाँ पे
लेक हो सकती है, या फिर ज़मीन के ऊपर तो होती होती, या माउंटेन्स रीजन के ऊपर आप वहाँ पे जहाँ पे डिप्रेशन टाइप का एक बनता है, यानी थोड़ा सा यानी बोवल टाइप की एक शेप की जहाँ पे लैंड मिलती है, तो वहाँ पे ज़्यादातर वहाँ पे पानी स्टोर होता है, और उसी पानी की जो स्टोरेज होती है जाके आगे जाके वो बढ़ती रहती है। जैसे जैसे पानी राइज होता है, बढ़ता रहता है, स्टोर होता रहता है, तो वो वहाँ पे एक लेक की शक्ल ले लेता है। एज ए लेक इज सेपरेटेड फ्रॉम द ओशन। अगर आप बात करें एक ओशन से, लेक जो होती है वो अलग होती है। इट इज़ नॉट ए सी, ये एक समुंदर नहीं है। आप जैसे कहेंगे कि सिर्फ समुंदर है, नहीं, ये एक समुंदर नहीं है। आपको मैं बात बता दूं, कुछ लेक्स ऐसी होती है, झीलें ऐसी भी इतनी भी बड़ी होती हैं कि पास्ट टाइम्स के अंदर लोग उनको क्या कहते थे, समुद्र कहते थे, सीज क्या कहा जाता था। यानी पास्ट टाइम्स के अंदर जो बड़ी बड़ी लेक्स होती थी उनको समुद्र भी कहा जाता था। लेक्स डू नॉट फ्लो लाइक रिवर्स। अगर आप एक और अच्छे तरीके से डिटेक्शन करनी हो कि लेक क्या होता है, तो लेक जो होती है एक दरिया की तरह, एक रिवर की तरह फ्लो नहीं करती। बट दूसरे जो बहुत ज़्यादा रिवर्स जो होते हैं वो क्या करते हैं, इनके अंदर आउट होते हैं, इन होते हैं, यानी वो इनके अंदर फ्लो भी करते हैं और इनमें से वहाँ से निकलते भी हैं। तो इस तरीके से यहाँ पे लेक की टर्म को हम अच्छे तरीके से समझते हैं। अगर आप पूरे वर्ल्ड वाइड की बात करें, विश्व भर की बात करें, अगर आप सरफेस ऑफ द अर्थ की बात करें, जो फ्रेश वाटर लेक है वो ज़्यादातर नॉर्दर्न जो हेमिस्फेयर है उसके रीजन में ही ज़्यादा फ्रेश वाटर मीन्स है। तो अगर बात करें, अगर मोस्टली अगर बात करें, आप किसकी बात करें, अगर कनाडा की बात करें या फिनलैंड की बात करें, तो 60% जो लेक्स है हमारे धरती के ऊपर, हमारी अर्थ के ऊपर, वो ज़्यादातर कहाँ पे है, कनाडा के अंदर है। यानी जो वर्ल्ड के अंदर जो 60% जो फ्रेश वाटर लेक्स है, या आप ऐसे भी सिंपली कह सकते हो जो लेक्स है वो ओनली एंड ओनली कनाडा के अंदर ही हैं। उसके बाद आप अगर आप फिनलैंड की बात करें तो फिनलैंड के अंदर भी बहुत ही अच्छी खूबसूरती के साथ इंपॉर्टेंट लेक्स भी हैं जो वर्ल्ड के अंदर मीन्स एक अच्छी परसेंटेज को ऑक्यूपाई करते हैं। जब आप लेक के टर्म में बात करते हैं, फिनलैंड इज नॉन एज द लैंड ऑफ द 1000 लेक्स। तो आपको मैं बता दूं कि जो फिनलैंड होता है उसको एक टैग भी दिया जाता है जिसको क्या कहा जाता है, द लैंड ऑफ द 1000 लेक्स के टैग से, नाम से भी जाना जाता है। क्योंकि यहाँ पे लगभग कितनी लेक्स है, तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे कितनी लेक है, 1,87,888 लेक्स इन फिनलैंड, विच ऑफ, अगर इनमें से बात करें तो यहाँ पे जो 60,000 जो लेक्स है वो इनमें से बड़ी लेक्स हैं जिनको पास्ट टाइम्स के अंदर जो पास्ट के लोग होते थे, जो एंशिएंट टाइम के जो लोग होते थे, पीपल होते थे, उनको वो सीज की तरह भी मानते थे क्योंकि वो बड़ी दिखती थी उनको। और उनका ऐसा मानना था कि जो चीज़ बड़ी हो, यानी जैसे कहीं ज़्यादा पानी स्टोर हो तो उसको आप क्या कहते हैं, समुद्र कहते हैं। तो उस टाइम पे पास के लोग भी इसको समुद्र के नाम से ही कहते थे। उसके बाद और इम्पोर्टेंट बात करते हैं, अगर आप अब बात करते हैं अपने जम्मू एंड कश्मीर यूनियन टेरिटरी की लेक्स की बात करते हैं, जो लेक्स हमारे जम्मू एंड कश्मीर के ऊपर है, जम्मू एंड कश्मीर के ऊपर इन द सेंस ऑफ जो जम्मू एंड कश्मीर की ज़मीन पे है, उनकी बात करते हैं। माउंटेन्स रीजन पे भी है, हाई हाई एल्टीट्यूड्स पे भी हैं, और वैली लेक्स भी हैं, उन सभी की बात करेंगे। अगर बात करें, द वैलीज हैविंग न्यूमरियस लेक्स एट डिफरेंट एल्टीट्यूड्स विच कैन बी डिवाइडेड इनटू 2 कैटेगरीज। अगर आप कश्मीर वैली की बात करें, खासकर जो लेक्स ऑफ कश्मीर वैली की बात करें, तो उसके अंदर आपको बहुत ज़्यादा लेक्स मिलेंगी, वो भी पूरी बताऊंगा कि मैं आपको कि जम्मू एंड कश्मीर के अंदर कितनी लेक्स हैं। तो आप सभी आप बॉटम पे देख सकते हैं कि अपने अगर जम्मू एंड कश्मीर यूनियन टेरिटरी की बात करें तो यहाँ पे आपके पास 27 लेक्स हैं। इन सभी लेक्स के बारे में हम बात करेंगे इन सीरीज ऑफ इंपॉर्टेंट लेक्स इन जम्मू एंड कश्मीर यूनियन टेरिटरी, जो आज से हमारी शुरू हो रही है। 2-3 दिन के अंदर, 2-3 पार्ट के अंदर हम इसको फिनिश करेंगे। अगर आप बात करें, इसको 2 तरीके से कैटेगराइज करा गया जाता है, बाइफरकेट करा जाता है। एक तो वैली लेक के अंदर और दूसरा होता है हाई एल्टीट्यूड लेक्स के अंदर, इसको क्या करा जाता है, बाइफरकेट करा जाता है। अगर आप वैली लेक्स की बात करें तो इसके अंदर डल लेक आती है, वलुर लेक आती है, नगीन लेक आती है, आंचार लेक आती है, मनसबल लेक आती है, अहानसर लेक आती है, होकसर लेक आती है, हैंगम लेक आती है। तो ये सभी कश्मीर की वैली के पास आते हैं। यानी इट मीन्स इसको अगर आप बात करें तो झेलम के आसपास ये, यानी झेलम वैली के आसपास ये क्या होती हैं, ये लेक्स है, ये सिचुएट करती है, इसीलिए इनको वैली लेक के नाम से भी जाना जाता है, यानी वैली लेक्स भी आप इनको कह सकते हैं। उसके बाद अगर आप बात करें हाई एल्टीट्यूड लेक्स की बात करें, किसकी बात करें, अगर आप हाई एल्टीट्यूड लेक्स की बात करें तो हाई एल्टीट्यूड लेक्स के अंदर भी आपको यहाँ पे गंगाबल लेक दिखेगी, विशाल लेक, शीशनाग, नीलंग,
सार, उसके बाद कृष्णा सार, गदसर, विष्णु सर और कोसर नाग जैसी यहाँ पे आपको हाई एल्टीट्यूड लेक्स मिलेंगी जो समुद्री तट से काफ़ी ऊंचाई पे यहाँ पे सिचुएट होती हैं। तो मैंने आपको बताया 27 लेक्स है हमारे जम्मू एंड कश्मीर के अंदर, तो ये भी आपको अच्छे तरीके से पता होना चाहिए। अब बारी बारी हर एक लेक्स के बारे में बात करेंगे, लेकिन आज की इस लेक्चर के अंदर, इस सेशन के अंदर जो अभी आप मज़ेदार तरीके से इंजॉय कर रहे हैं डियर फ्रेंड, आई होप आप सभी इंजॉय कर रहे हैं। एक बार आप मुझे चैट बॉक्स के अंदर बता सकते हैं, आर यू गाइज रियली इंजॉइंग दिस लेक्चर और नॉट? आप इसको एंजॉय कर रहे हैं, यस और नो आप एक बार मेंशन कर सकते हैं। सो थैंक यू वेरी मच। एक दो स्टूडेंट्स ने मेंशन वहां पे किया है। अब यहां पे बात करते हैं डल लेक की बात करते हैं। तो आप सभी को पता है कि डल लेक को हार्ट ऑफ श्रीनगर भी कहा जाता है। क्यों कहा जाता है? और इसकी अगर आप खूबसूरती की बात करें तो इसकी खूबसूरती बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, और इसकी एक खासियत भी है कि ये सेकंड लार्जेस्ट लेक ऑफ जम्मू एंड कश्मीर यूनियन टेरिटरी की दूसरी सबसे बड़ी यहाँ पे लेक है, जिसके बारे में हम बात करने जा रहे हैं। तो अब यहाँ पे सबसे पहले बात करें, यहाँ पे डल लेक के मैप की बात करें तो देखो यहाँ पे नॉट टू स्केल इसे इसलिए लिखा है कि एक पूरी शेप के साथ, एक स्केल के साथ नहीं बना है। आप इसके अंदर आप क्या देखोगे, लोकुट दल देखोगे, उसके बाद नगीन देखोगे। देखो यहाँ पे नगीन की स्पेलिंग बहुत ज़्यादा बुक्स के ऊपर आपको NAGEEN या IN मिलेगा, तो इसको आप अच्छे तरीके से देख ले। नाम आपको याद रखना है, अगर आपके कंपिटिटिव एग्जाम में वहाँ पे पूछा जाता है तो वहाँ पे इस तरीके से आपकी स्पेलिंग होगी। उसके बाद इसके ऊपर फ्लोटिंग गार्डन है। अगर चार चिनार की बात करें, यानी जो यहाँ पे जो है इसके चारों ओर चिनार है, जिसको सोना लेक भी कहा जाता है, ये आइलैंड है, तो उसकी भी बात करेंगे। उसके बाद बोदल की बात करेंगे, जिसको कश्मीरी के अंदर बोदल, इसका मतलब होता है बहुत बड़ी लेक, और लोक दल का मतलब होता है स्मॉल डल, जिसको कहा जाता है, और बोदल का मतलब दल की जो डल लेक है उसकी स्मॉल, यहाँ पे एक झील की बात करी जाती है, तो उसके बारे में बात करेंगे। घाघरा बल लेक है ये, इसकी भी बात करेंगे। ये हाउस बोट एरिया है, फ्लोटिंग गार्डन है, इन सभी की बात करेंगे। और शालीमार बाग है और निशात बाग है। उसके बाद शंकराचार्य टेम्पल है। आपको मैं एक बात बता दूं कि जो आपकी डल लेक है वो चारों ओर से पहाड़ों से घिरी हुई है, और मोस्टली 3 रीजन्स जो इसके हैं, जो 3 साइड्स हैं वो पहाड़ों से घिरी हुई है, जिसका पहाड़ का नाम है जबरवान हिल्स के नाम से उसको जाना जाता है, तो उसकी भी बात करेंगे। अगर यहाँ पे आप गूगल मैप को देखें, अगर आप गूगल मैप को देखना चाहते हैं तो आप गूगल मैप को भी अच्छे तरीके से देख सकते हैं। तो इस तरीके से आपको यहाँ पे गूगल मैप आपको देखने को मिलता है। जो हजरत बल मस्जिद है, जामा मस्जिद कॉलोनीज के आसपास, निशात बाग यहाँ पे आ गया, इंदिरा गांधी मेमोरियल टुलिप गार्डन यहाँ पे है। उसके बाद शंकराचार्य रिजर्व फॉरेस्ट, इस तरीके से रैनवाड़ा आ जाता है। तो ये आपकी जो यहाँ पे आप नीला नीला कलर का आपको यहाँ पे दिख रहा है, तो ये यहाँ पे आउटलाइन बाउंड्री है आपकी किसकी, डल लेक की। तो इस तरीके से आपको इसके बारे में एक छोटा सा आइडिया रखना है। अब उनकी जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है डल लेक के, उसके बारे में बात करते हैं। तो आई होप डियर फ्रेंड्स कि आप सभी अच्छे तरीके से वॉच कर रहे हैं इस लेक्चर को। अगर यहाँ पे इंपॉर्टेंट बात करनी है तो मैंने आपको पहले ही कहा था कि जो डल लेक है वो सेकंड लार्जेस्ट लेक ऑफ ओवर जम्मू एंड कश्मीर यूनियन टेरिटरी है। उसके बाद इसकी लोकेशन की बात करें तो इसकी लोकेशन क्या है, डल लेक इज लोकेटेड एट द हार्ट ऑफ श्रीनगर। इसका मतलब है कि श्रीनगर जो सिटी है, जो डिस्ट्रिक्ट है, उसके सेंटर में यहाँ पे डल लेक सिचुएट करती है, यानी डिस्ट्रिक्ट श्रीनगर के अंदर हमारे पास डल लेक आती है। अगर इसकी बात करें एट द फुट ऑफ जबरवान माउंटेन्स की बात करें, हिल्स की बात करें, जिसके आसपास यहाँ पे शंकराचार्य हिल भी आती है, और जो इसके साउथ में आती है, यानी सौदर्न साइड में आती है। और अगर आप हरि पर्वत की बात करें, यानी साउथ साइड में आपको यहाँ पे शंकराचार्य हिल्स आएगी, और हरि पर्वत हिल्स की बात करें तो ये वेस्ट डायरेक्शन में, यानी वेस्ट साइड में आती है। मैंने आपको कहा कि जो यहाँ पे जबरवान हिल्स हैं, इसके तीनों साइड पे इर्द गिर्द हैं। तो अगर आप सौदर्न एंड की बात करें तो यहाँ पे इसके साथ एक डल गेट भी है, जहाँ से जो डल लेक का जो पानी है वो यहाँ पे आउटलेट होता है, यानी यहाँ पे पास होता है। तो यहाँ पे डल गेट ये इंपॉर्टेंट, इसका एक दूसरे नाम से भी जाना जाता है, जिसको चौन टुकुल कहा जाता है। तो इसको अभी हम देखेंगे। जो मेन आउटलेट है यहाँ पे डल लेक का, विच इज लेक वाटर कनेक्ट विद द रिवर झेलम थ्रो तोसांत कुल से यहाँ पे क्या करता है, झेलम रिवर के वाटर को ये क्या करता है, कनेक्ट करता है। उसके बाद बात करते हैं डल लेक को दूसरे नाम के हिसाब से भी जाना जाता है, यानी दूसरे नामों से भी जाना जाता है। यानी अगर आपको देखो ये इंपॉर्टेंट, यानी जेकेएसएसबी में 2 से 3 बार ये क्वेश्चन पूछा गया है कि डल लेक यानी को किस नाम से और जाना जाता है, तो वहाँ पे आपके पास ऑप्शन दिया होता है जेविल द क्रॉन ऑफ कश्मीर, तो ये आपके पास ऑप्शन दिया होता है। तो यहाँ पे डल लेक को जेविल द क्रॉन ऑफ कश्मीर के नाम से
से भी जाना जाता है, या श्रीनगर क्राउन भी कहा जाता है इसको, या फिर लेक पर यानी जो एक्सलेंस ये यहाँ पे इसको कहा जाता है। जो WR लॉरेंस, जब मैंने आपको हिस्ट्री पढ़ाई थी जम्मू एंड कश्मीर की, उसके अंदर जो WR लॉरेंस एक राइटर थे जिन्होंने हिस्ट्री के ऊपर अच्छे से काम करा और जम्मू एंड कश्मीर की हिस्ट्री के ऊपर या इसकी टॉपोग्राफी के ऊपर जो यानी इसके जो जियोग्राफिकल एरियाज हैं तो माउंटेन्स रीजन के ऊपर उन्होंने अच्छी तरीके से उसे अपनी बुक के अंदर वहाँ पे एक संक्षिप्त में बताया, एक ब्रीफली बताया। तो इस तरीके से यहाँ पे उस बुक के अंदर यहाँ पे जो डल लेक है उसको लेक पर के यानी लेक पर एक्सलेंस के नाम से जाना जाता है। तो ये भी आपको यहाँ पे अच्छी तरीके से इंपॉर्टेंट जानने को मिलता है। उसके बाद यहाँ पे बात करते हैं और इसकी इंपॉर्टेंट बात करें, अगर इसकी टॉपोग्राफी की बात करें तो यहाँ पे इसका मतलब यहाँ पे हम टॉपोग्राफी को कवर कर रहे हैं। तो अगर यहाँ पे आप इसकी टॉपोग्राफी की बात करें डियर लर्नर, तो यहाँ पे लगभग ये 18 स्क्वायर किलोमीटर एरिया को ये जो डल लेक है वो कवर करती है। और इसके ऊपर शॉर्ट लाइन की बात करें तो अबाउट 15.5 किलोमीटर है, जो किसके साथ यहाँ पे इनकम्पास करती है। अगर यानी यहाँ पे जो पार्क्स है इसके अंदर या इसके अंदर हाउस बोट हैं या होटल्स हैं, इन सभी को मिला के अगर इसकी बात करें जो शॉर्ट लाइन एक बनती है, जैसे मैंने आपको मैप दिखाया था तो उस मैप के अंदर आपको ये जानने को मिला था कि किस तरीके से यहाँ पे ये कितने कितने एरिया में फैली है। इसका कुल एरिया जहाँ जहाँ तक यहाँ पे डल लेक है वो 18 स्क्वायर किलोमीटर है। अगर एक शॉर्ट लाइन की बात करें तो यहाँ 15.5 किलोमीटर है, जो किसके साथ पार्क्स के साथ, हाउस बोट्स के साथ या होटल के साथ यहाँ पे आता है। इसके अंदर होटल भी है, हाउस बोट्स भी चलती है और पार्क्स भी हैं जिनको फ्लोटिंग गार्डन्स भी हैं, उन सभी की बात करेंगे। उसके बाद अगर आप इसकी समुद्री मीन्स तल की बात करें तो ये समुद्री तल से ये कितने ऊपर है, तो अगर आप इसकी बात करें एवरेज एलिवेशन की बात करें तो लगभग ये 1583 यानी 1583 मीटर्स मीन सी लेवल से यहाँ पे अबव है, ऊपर है। और उसकी अगर बात करें डेप्थ ऑफ वाटर की बात करें तो ये वेरी करता है, 6 मीटर है, 20 फीट यानी लगभग वेरी करता है। जो यहाँ पे इसके साथ पे नगीन लेक है जिसके अंदर यहाँ पे डल लेक का पानी जाता है, तो ये अपने आप में इसको एक लेक भी कहा जाता है, इसकी भी बात करेंगे, इसको भी अच्छी तरीके से बात करेंगे। और उसके बाद यहाँ पे 2.5 मीटर्स है जो लगभग 8.2 फीट आता है। तो यहाँ पे शैलोएस्ट जो है वो कहाँ पे गगरीबल में है, जो डीपेस्ट है नगीन लेक है और जो शैलोएस्ट है वो कहाँ पे गगरीबल में है। उसके बाद डल लेक की लेंथ की बात करें अगर आप तो 7.44 किलोमीटर यहाँ पे इसकी लेंथ है। और अगर इसकी ब्रेथ यानी विड्थ की बात करें तो ये 3.5 किलोमीटर ये चौड़ी भी है। इस तरीके से आपको डल लेक की साइज के बारे में पता चलता है। उसके बाद फेमस मुगल जो गार्डन है, जैसे आपका पास शालीमार गार्डन आ गया, निशात गार्डन आ गया, चश्मा शाही गार्डन की बात करें तो ये जो डल लेक के बैंक यानी इसके किनारे पे ही इस्टेब्लिश हैं यानी सिचुएट करते हैं। तो इस तरीके से आप इन गार्डन्स के बारे में भी अच्छी तरीके से पता करते हैं। उसके बाद यहाँ पे और अच्छे तरीके से इसके बारे में बात करते हैं। तो यहाँ पे बात हो रही है, इट इज़ वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टूरिस्ट डेस्टिनेशन। अगर आप डल लेक की बात करें तो ये एक फेमस टूरिस्ट डेस्टिनेशन भी है जो हमारे जम्मू एंड कश्मीर यूनियन टेरिटरी के अंदर है। और आप इसकी बात करें ये कॉमर्शियल ऑपरेशन का मतलब होता है यानी पैसे एम्प्लॉयमेंट देने के काम पे आता है, यानी यहाँ से हम इनकम को जनरेट कर सकते हैं। तो उसके पर्पज़ से भी ये इंपॉर्टेंट है। अगर आप बात करें डल लेक की बात करें तो इसको 3 पार्ट के अंदर डिवाइड करा गया, हालांकि इसको 4 पार्ट्स के अंदर डिवाइड करा गया, लेकिन यहाँ पे जो नगीन लेक है वो अपने आप में कंसीडर करी जाती है लेक, इसीलिए इसको हम 3 ही पार्ट के अंदर डिवाइड करते हैं, जिसके अंदर आ जाता है गागरीबल, जिसके अंदर आपने अभी देखा कि यहाँ पे 2.5 मीटर्स यहाँ पे शॉलेस्ट जो डेप्थ है यहाँ पे किसकी है, जो डल लेक की, वो वहाँ पे है। उसके बाद अगर आप बात करें लोकत दल की बात करें, देखो यहाँ पे कई कई जगह पे यहाँ पे LA है, यहाँ पे LO है, तो यहाँ पे मैंने LOKUT लोकत दल की बात करें जिसको स्मॉल दल के नाम से भी जाना जाता है, या फिर बॉड दल यानी जिसको बड़ी डल लेक के नाम से भी जाना जाता है। तो ये 3 तरीके से इसको डिवाइड किया जाता है 3 पार्ट्स के अंदर। और अगर इसके चौथे पार्ट्स की अगर बात करें तो नगीन लेक है जिसको अपने आप में क्या कहा जाता है, इंडिपेंडेंट लेक माना जाता है, इसलिए मैंने यहाँ पे इसको 4 पार्ट्स के अंदर डिवाइड नहीं किया है। उसके बाद अब बात करते हैं, देखो यहाँ पे LAKUT लोकत दल यानी जिसको कश्मीरी की भाषा है यानी ये कश्मीरी में कहा जाता है, हम कहते हैं लुकट, तो यहाँ पे लोकत दल यहाँ पे स्मॉल डल के नाम से इसको जाना जाता है और बॉड दल इसको बड़ी डल लेक के नाम से जाना जाता है। इन सभी के सेंटर में एक एक आइलैंड है, टापू है, जिसको एक तो कहा जाता है रूप लैंक, जिसको सिल्वर आइलैंड भी कहा जाता है, यानी रूप लैंक को यहाँ पे सिल्वर आइलैंड भी कहा जाता है। और इस रूप लैंक के चारों ओर चिनार के ट्री हैं, चिनार के दरख्त हैं, चिनार के पेड़ हैं, इसीलिए इसको
इसको चार चिनारी भी कहा जाता है। फर्स्ट चार चिनारी रूप लेक को कहा जाता है। और इसी तरीके से यहाँ पे अगर सोना लेक की बात करें, इसको गोल्ड आइलैंड के नाम से भी जाना जाता है। इसकी बात करें, सोना लेक की बात करें तो इसको गोल्ड आइलैंड के नाम से भी जाना जाता है। और इसकी अगर आप बात करें तो इसको सेकंड चिनार आइलैंड के नाम से भी जाना जाता है। यानी जैसे फर्स्ट चार चिनारी और सेकंड चार चिनारी के नाम से भी यहाँ पे सोना लेक को जाना जाता है, जिसको गोल्ड आइलैंड के नाम से भी जाना जाता है, जो किसके बीच में है। आप बात करें यहाँ पे डल लेक के बीच में है। जो लुकुट डल है और बोट डल है, ये जो किसकी जो इंपॉर्टेंट पार्ट्स हैं डल लेक के हैं, जिनके सेंटर में, इन दोनों के सेंटर में दो आइलैंड है। एक का नाम है रूप लेक जो सिल्वर आइलैंड के नाम से जाना जाता है, और सोना लेक जिसको गोल्ड आइलैंड के नाम से भी जाना जाता है। तो ये भी आपके लिए इंपॉर्टेंट है जानना। तो आई होप आप सभी को अच्छे तरीके से पता चल गया होगा। उसके बाद बात करते हैं इस लेक के अंदर, यहाँ पे मैंने अभी आपको मैप भी दिखाया था, जिसके अंदर मैंने ये भी बताया था कि इसके अंदर फ्लोटिंग गार्डन्स भी हैं, जिनको कश्मीरी के अंदर रात के नाम से भी जाना जाता है। जिन गार्डन्स पे ज़्यादातर कश्मीरी यहाँ पे क्या करते हैं, सब्जियों को, यहाँ पे सब्जी और फलों को ही यहाँ पे ज़्यादा ग्रो करते हैं। यानी यहाँ पे ज़्यादातर सब्जियाँ ही उगाई जाती हैं। उसके बाद बात करें इस लेक की बात करें तो ये यहाँ पे ज़्यादातर लोटस के, यानी जो कमल के फूल हैं वो ही ज़्यादा उसके लिए जानी जाती है। इन रिच इन लोटस वाटर लिलीज होती हैं या वाटर चेस्टनट यहाँ पे ज़्यादातर इस लेक के अंदर आपको देखने को मिलेंगे। उसके बाद ये लेक जो है किस तरीके से भरी जाती है, यानी कौन कौन सी यहाँ पे स्ट्रीम्स आके झरने जो होते हैं इसमें मिलते हैं। तो इसमें से तेलबल नाला, डोरा नाला और दूसरे बहुत छोटे छोटे झरने हैं, जो स्ट्रीम्स हैं, नाले हैं, जिसमें आके मिलते हैं। और अगर इसकी मेन आउटलेट की बात करें, मैंने आपको कहा था जिसको डल गेट कहा जाता है, उसको चौंटकल भी कहा जाता है, जिसको डल गेट के नाम से भी जानते हैं हम। उसके बाद यहाँ पे इसके ऊपर हाउस बोट और शिकारास क्या होता है वो भी आप सभी को पता है। हाउस बोट जिसके ऊपर कश्तियों के ऊपर वहाँ पे घर बनाए जाते हैं, और शिकारास भी होती है किश्ती की तरह। तो यहाँ पे इसकी स्पेशल खासियत है यहाँ पे डल लेक की। उसके बाद अगर आप इकोसिस्टम की बात करें, डल लेक इकोसिस्टम की बात करें, तो ये इकोलॉजिकली रिच है, जिसके अंदर आप मैक्रोफाइट्स, सबमर्ज मैक्रोफाइट्स और फ्लोटिंग मैक्रोफाइट्स या फोटोप्लैंक्टन की बात करते हैं। अब देखो यहाँ पे आप सभी को, यहाँ पे आप बात करोगे कि सर यहाँ पे फोटोप्लैंक्टन क्या होता है, और यहाँ पे इसकी अगर बात करें आप यहाँ पे किसकी मैक्रोफाइट्स की बात करें तो इसके बारे में भी आप सभी को पता होना चाहिए। जो मैक्रोफाइट्स होते हैं वो क्या होते हैं, ये इक्वेटिक प्लांट होते हैं जो बहुत ज़्यादा बड़े होते हैं, जिनको हम अपने नेक्ड आई से देख पाते हैं। यानी इट इज़ एन इक्वेटिक प्लांट लार्जली इनफ टू बी सीन बाय द नेक्ड आइज। और अगर आप उसी तरीके से फोटोप्लैंक्टन की बात करें तो ये यहाँ पे माइक्रोस्कोपिक प्लांट्स हैं, इन ऐसे पौधे जिनको हम यहाँ पे माइक्रोस्कोप की हेल्प से देख पाए। तो इस तरीके से यहाँ पे इसका इकोलॉजिकल, इन चीज़ों के अंदर ये जो हमारी डल लेक है वो रिच है। उसके बाद यहाँ पे बात करते हैं, यहाँ पे इसके और अच्छी इंपॉर्टेंट बात करते हैं। यहाँ पे डल लेक की बात करी जाती है तो यहाँ पे जो निलंबा न्यूक्लियोफिलिया, जो साइंटिफिक नेम है लोटस फ्लावर्स के, तो इसको यहाँ पे ब्लूम होते हैं, खिलते हैं, यहाँ पे उगते हैं, जो अप्रॉक्सीमेटली आपको जुलाई और अगस्त के महीने में ही यहाँ पे जो फ्लावर्स होते हैं, जो लोटस के फ्लावर्स हैं, जिनको निलंबो निक्योफिलिया भी कहा जाता है साइंटिफिक नेम के अंदर, तो ये यहाँ पे ज़्यादातर आपको जुलाई और अगस्त के महीने में देखेंगे। उसके बाद यहाँ पे नेहरू पार्क भी यहाँ पे एक अट्रैक्शन स्पॉट है टूरिज्म का। इसकी बात करें, इट इज़ एन इसल। तो देखो यहाँ पे इसल, यहाँ पे आपको दिख रहा है, तो इसल का मतलब होता है आइलैंड, यानी यहाँ पे इसल का मतलब होता है आइलैंड, यानी इसको टापू कहा जाता है। तो इस तरीके से भी आपको यहाँ पे जानने को मिलता है, और ये एक आपको और अच्छे तरीके से अट्रैक्शन बढ़ाता है डल लेक की, क्योंकि इसके साथ में ही जो नेहरू पार्क है, जिसके अंदर आपको एक अच्छी पार्क मिलेगी, और उस पार्क के साथ साथ आपको यहाँ पे रोड के साथ साथ आपको यहाँ पे एक होटल भी मिलेगा, जहाँ एक टूरिज्म के हिसाब से एक बहुत ही ज़्यादा एक टूरिस्ट स्पॉट है जो यहाँ पे नेहरू पार्क है, जो डल लेक के अट्रैक्शन को भी इनरिच करता है, बढ़ाता है। तो इस तरीके से यहाँ पे आपने डल लेक के बारे में बात करी। अगर आप बात करें अभी रिसेंट न्यूज़ के अंदर, हमारी जो रिसेंटली अगर बात करें तो डल लेक को अच्छे तरीके से ये न्यूज़ के अंदर भी थी, क्यों थी, तो इस तरीके से आप यहाँ पे करंट अफेयर के हिसाब से भी इसको प्रिपेयर कर सकते हैं। और यहाँ पे क्यों थी उसके बारे में बात करने जा रहा हूँ मैं, कि जो जम्मू एंड कश्मीर जो स्टेट गवर्नमेंट है, जो एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ जम्मू एंड कश्मीर यूनियन टेरिटरी है, उसने क्या डिक्लेयर करा था कि जो डल लेक है और जो उसका सराउंडिंग एरियाज जो आते हैं वो इको सेंसिटिव जोन के अंदर उनको ऐड करा गया था। क्यों करा गया था? क्योंकि जो डल लेक की है
वो उसकी जो साइज़ है वो धीरे धीरे कम हो रही है, क्योंकि वहाँ पे बहुत ज़्यादा कचरा आ जाता है और किसी तरीके से पानी भी यहाँ पे शायद अब्जॉर्ब हो रहा है। तो इस तरीके से यहाँ पे जो डल लेक का जो साइज़ है वो दिन ब दिन यहाँ पे कम हो रहा है। इसीलिए यहाँ पे जो J&K एडमिनिस्ट्रेशन है उन्होंने यहाँ पे इसको इसके और इसके सराउंडिंग एरियाज़ को इको सेंसिटिव जोन ESZ के अंदर रखा गया है। उसके बाद अगर बात करें J&K गवर्नमेंट की बात करें तो इन्होंने 10 मेंबर की एक कमेटी बनाई है, जिसके अंदर वहाँ पे वो डिक्लेयर करेंगे कि जो इको सेंसिटिव जोन है डल लेक का तो उसको वो डिक्लेयर करेंगे। उसके बाद अगर पूछा जाए कि जो यहाँ पे इको सेंसिटिव जोन का जो डिसीजन है वो किसके द्वारा या किस बेस पे लिया गया है, तो अगर आप बात करें तो इसकी जो स्टडी है किसके द्वारा, DCI यानी ड्रेजिंग कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया के द्वारा यहाँ पे इसका लिया गया है। और जो यहाँ पे अगर आप ESZ की बात करें तो इसको आप इकोलॉजिकल फ्रेजाइल एरिया भी कहते हैं। एक बार आप फिर से सुन लें, अगर आप नोट्स बना रहे हैं, अगर आपके हाथ में नोटबुक और पेन है तो इसको जो ESZ है इसको इकोलॉजिकली फ्रेजाइल FRAGILE फ्रेजाइल एरियाज भी कहा जाता है ऐसे एरियाज को। उसके बाद यहाँ पे जो रीजन है जिसको नोटिफाइड करा गया ESZ, जिसको इको सेंसिटिव जोन के अंदर रखा गया है, तो ये किसके द्वारा लॉन्च किया गया है, तो मिनिस्ट्री ऑफ इन्वायरमेंट फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज से, क्लाइमेट चेंज जो ये मिनिस्ट्री हमारे इंडिया की, तो उसके द्वारा यहाँ पे इसको नोटिफाई करा गया। अच्छा, आप सभी के लिए क्वेश्चन है, आप सभी ने बताना है जो हमारा मिनिस्टर कौन है हमारी इस मिनिस्ट्री ऑफ इन्वायरमेंट फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज का, जो हमारा अभी सेंट्रल मिनिस्टर है वो कौन है, इसके आप चैट बॉक्स या कमेंट बॉक्स के अंदर आप आफ्टर वॉचिंग दिस वीडियो आप वहाँ पे रखें। उसके बाद यहाँ पे बात करते डियर फ्रेंड, इस तरीके से हमारी डल लेक की बात होती है और हमने हमारे इंपॉर्टेंट फैक्ट्स की बात करी। अब यहाँ पे हम बात करने जा रहे हैं, आप सभी को ये व्यू देख के ये पता लग गया कि ये वुलर लेक, जिसको फ्रेश वाटर लेक के नाम से भी जाना जाता है, जो हमारी लार्जेस्ट फ्रेश वाटर लेक है हमारी इंडिया की, जिसके अंदर कोई भी आपको सॉल्ट की इम्प्यूरिटीज़ नहीं मिलेगी, यानी खारा पानी नहीं है इसके अंदर। तो इसकी बात करने जा रहे हैं, जिसको भी हम मैप के हिसाब से भी देखेंगे। सबसे पहले इसका मैप देख लेते हैं कि किस तरीके से यहाँ पे इसका मैप है। अगर इसकी बात करें तो यहाँ पे जम्मू कश्मीर, यहाँ पे जो मैप है इसके अंदर, ये इस रीजन में आपको कश्मीर रीजन के अंदर जहाँ पे आपको ये दिख रहा है, तो इस रीजन के अंदर आपको दिखेगा। तो इस तरीके का इसका यहाँ पे कुछ शेप है, इस तरीके जिसके अंदर आप झेलम रिवर कनेक्ट करते हैं। उसके बाद यहाँ पे आप अगर बात करें वटलाव वलूर लेक की बात, मधुमती यहाँ पे एक यहाँ पे ये ट्रिब्यूटरी है, रिवर है, और एक यानी यहाँ पे लेक की तरह भी आती है। और बांडीपुरा या इरन या फोरा, ये सभी यहाँ पे इंपॉर्टेंट लेक्स है, ये जो इसके अंदर क्या होती हैं, सबमर्ज होती है, मर्ज होती है, तो इनकी भी बात करेंगे। अगर आप इसका एक गूगल मैप देखना चाहें तो गूगल मैप के अंदर इसको इस तरीके से आपको इसकी शेप दिखेगी। इसकी साइड आपको सपोर आ गया, यानी जो बड्डीगाम के अंदर आता है, ये सपोर यहाँ पे बारामूला के अंदर आता है, तो इसकी बात करेंगे। उसके बाद अजार की बात करें तो इस तरीके की शेप आपको अगर एट परसेंट भी आप अगर गूगल मैप पे इसके यानी गूगल मैप पे वलूर लेक का यहाँ पे देखें, इस तरीके से आपको वलूर लेक यहाँ पे दिखेगी। उसके बाद इसके इंपॉर्टेंट फैक्ट्स की बात करते हैं, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स की बात करते हैं। तो जो वलूर लेक है उसको यहाँ पे महापद्मासर भी कहा जाता था एंशिएंट टाइम के अंदर, यानी एंशिएंट नेम है इसका, और एंशिएंट टाइम के अंदर इसको महापद्मासर भी कहा जाता था। इसके बाद इसकी खासियत ये है कि ये लार्जेस्ट फ्रेश वाटर लेक है हमारी इंडिया की, और ये जो सिचुएट करती है कहाँ पे, बांडीपोरा और सपोर बारामूला के बीच में, यानी ये दो डिस्ट्रिक्ट को यहाँ पे क्या करती है, दो डिस्ट्रिक्ट के अंदर यहाँ पे ये सिचुएट होती है। उसके बाद अगर बांडीपोरा की बात करें तो बांडीपोरा को यहाँ पे पोर्ट ऑफ वलूर लेक भी कहा जाता है, यानी यहाँ पे ये किनारा है जहाँ पे ज़्यादातर यहाँ पे बोट्स रुकती हैं। उसके बाद इट हैज़ अ लेंथ ऑफ 16 किलोमीटर्स। अगर इसकी बात करें, आप वलूर लेक की बात करें, इसकी लेंथ जो है 16 किलोमीटर है। अगर आप इसकी विड्थ या ब्रेथ की बात करें तो 10 किलोमीटर इसकी ब्रेथ है, यानी 16 किलोमीटर लंबी है और 10 किलोमीटर चौड़ी है। उसके बाद अगर इसके अंदर कौन कौन सी यहाँ पे रिवर्स फीड करती है, यानी ये इसके अंदर कौन कौन से रिवर आते हैं, तो झेलम रिवर का मीन्स यहाँ पे झेलम रिवर भी इसके अंदर आता है। और हमने जब झेलम रिवर की बात करी थी उसके अंदर भी मैंने आपको बताया था कि वो वलूर लेक के होते हुए जाता है। उसके बाद इसके अंदर बहुत ज़्यादा स्ट्रीम्स आते हैं, जैसे यहाँ पे स्ट्रीम्स, यहाँ पे मधुमती आता है जिसको हमने गूगल मैप के ऊपर भी देखा। उसके बाद ईरन आ जाता है, फिर पोरू आ जाता है, आरा आ जाता है, बांडीपुरा आ जाता है। जो इम्प्टी है इन सभी में से, जो बांडीपुरा है ये इम्प्टी है, EMPTY है, ये स्पेलिंग को थोड़ा ठीक कर दें। उसके बाद ये किस तरीके से फॉर्म हुई थी, अगर आपको कोई पूछे कि वलूर लेक किस तरीके से फॉर्म हुई थी, तो ये टेक्टोनिक एक्टिविटीज़ के साथ, यानी जो भूकंप होता है, जो टेक्टोनिक प्लेट्स होती हैं उनकी मूवमेंट से ये यहाँ पे जो वलूर लेक है उसका फॉर्मेशन हुआ था। तो इस तरीके से आपको इसके बारे में इंपॉर्टेंट फैक्ट्स जानने को मिल रहे हैं।
उसके बाद यहाँ पे बात करें, इसके अंदर भी एक आर्टिफिशियल आइलैंड है, इसके अंदर भी एक आर्टिफिशियल आइलैंड है जिसको जियाना लेक के नाम से जाना जाता है। ये कब बनाया गया था? जब वहाँ पे जैन उल अबदीन, जिसको बुदशाह के नाम से भी कश्मीर का बुदशाह भी कहा जाता था, जो 8th सुल्तान था कश्मीर के, तो उस टाइम पे उन्होंने इसको क्या करवाया था, जो जियान लेक था जिसको आइलैंड कहा जाता है जो वलूर लेक में है, तो इस तरीके से यहाँ पे इसको बनाया गया जो मिड ऑफ द वलूर लेक में है। उसके बाद यहाँ पे इंडिया ने यहाँ पे झेलम रिवर के अंदर एक बैराज यानी एक डैम की कंस्ट्रक्शन प्रपोज करा था, जो 1984 के अंदर आसपास इसको प्रपोज करा गया था, जिसके अंदर झेलम रिवर के जो मोथ होता है, जो मोथ ऑफ वलूर लेक है, जिसको आप यहाँ पे टुलबुल प्रोजेक्ट के नाम से भी जानते हैं, टुलबुल प्रोजेक्ट के नाम से भी जानते हैं, उसको एक प्रपोजल आया था जिसको 1984 के अंदर एक एज ए बैराज की तरह काम में लाया गया था, ताकि वहाँ पे जो वलूर लेक का मोथ है, जो रिवर झेलम से कनेक्ट होता है, उसको कंट्रोल कर पाए, और जो वहाँ पे वलूर लेक से वाटर होता है जो रिलीज होता है उसको थोड़ा सा कंट्रोल में लाया जाए। और यहाँ पे जो पूरे साल पे इस रिवर के मीन जो लेक की बात करें उसके ऊपर एक नेविगेट कर पाएँ, उसके ऊपर आप बोट चला पाएँ। नेविगेट का मतलब होता है ऐसा वाटर बॉडी जिसका पानी थोड़ा शांत हो, उसके ऊपर आप बहुत ज़्यादा कमर्शियल ट्रेड भी कर पाएँ और एम्प्लॉयमेंट को भी जनरेट कर पाएँ, और एक डेस्टिनेशन ऑफ टूरिज्म का भी एक टूरिज्म स्पॉट भी इसको आप क्रिएट कर पाएँ। तो इस तरीके से यहाँ पे इसकी बात करते हैं। उसके बाद अगर इसके अंदर बात करें, यहाँ पे फर्स्ट नहीं है, फिश की बात है, द मैन फिश स्पीशीज की बात करें, इसके अंदर अगर मैन फिश स्पीशीज की बात करें जो इसके अंदर फाउंड करती हैं, तो वो कौन कौन सी हैं? कॉमन क्रैप आ जाती, कॉमन कार्प आ जाती है, रोज बार्ब आ जाती है, मॉस्किटो फिश आ जाती है, नेमाचिलस आ जाती है, स्पीशीज आ जाती है, क्रॉसोचिलस आ जाती है, लेटस आ जाती है, और दूसरी भी ऐसी स्नो ट्रॉट स्पीशीज हैं जो आपकी वलूर लेक के अंदर पाई जाती हैं। उसके बाद इसके अंदर और अच्छे तरीके से बात करते हैं, अगर टेरेस्ट्रियल बर्ड्स की बात करें, अब टेरेस्ट्रियल बर्ड और एक्वेटिक बर्ड्स क्या होता है, जो ज़मीन पे रहते हैं बर्ड्स, उसकी अगर बात करें तो यहाँ पे इस लेक के अंदर वो भी इंक्लूड करते हैं, जैसे ब्लैक ईयर्ड काइट आ गया, रशियन स्पैरो हाक आ गया, शॉर्ट टॉयड एगल आ गया, हिमालयन गोल्डन ईगल आ गई, हिमालयन मोनाल आ गया, चुकार पैट्रिज आ गया, कोकलास आ गया, पीजेंट आ गया, रॉक डोव आ गया, कॉमन कुकू आ गया, एल्पलाइन स्विफ्ट आ गई, इंडियन रोलर आ गया, हिमालयन वुड पिकर या होपर, बार्न स्वेलो आ गया, उसके बाद गोल्डन ओराइड आ गया, और इसी तरीके से दूसरे भी टेरेस्ट्रियल बर्ड्स इसके अंदर इंक्लूड होते हैं, यानी यहाँ पे आते हैं, तो जो एक माइग्रेट भी होते हैं। तो इस तरीके से आपको ये भी इंपॉर्टेंट जानना है। अब बात करते हैं यहाँ पे इसको वेटलैंड ऑफ इंडियन नेशन के अंदर भी रखा गया था। इट वॉज इंक्लूडेड 1986 के अंदर, इसको यहाँ पे किसके अंदर रखा गया था? अगर बात करें यहाँ पे हम बात करें यहाँ पे वेटलैंड की बात करें। अब आप बोलोगे सर वेटलैंड क्या होता है? वेटलैंड ऑफ इंडियन नेशन इंपॉर्टेंस के अंदर भी इसकी मान्यता मिली थी 1986 के अंदर। देखो यहाँ पे मैं आपको एक वेटलैंड की टर्म समझा रहा हूँ कि वेटलैंड एक ऐसा एरिया होता है वेयर वाटर इज द प्राइमरी फैक्टर जो कंट्रोल करता है इन्वायरमेंट को, और उसके जो आसपास जो एसोसिएटेड प्लांट और एनिमल लाइफ होती है उसको जो कंट्रोल करता है उसको वेटलैंड्स कहा जाता है। अब यहाँ पे अगर अभी भी स्पेशल आपको समझ नहीं आ रहा तो आप दे ओकर वेयर द वाटर टेबल इज एट और नियर द सरफेस ऑफ द लैंड, जहाँ पे पानी का जो राइज होता है, जो टेबल होता है वाटर टेबल, वो टॉप ऑफ द लैंड हो, और वेयर द लैंड इज कवर्ड बाय वाटर, जो जमीन पानी से ढकी हुई हो तो उसको आप क्या कहते हैं? वेटलैंड्स कहते हैं। इस तरीके से यहाँ पे इसको मान्यता मिली गई थी, जो किसके द्वारा? वेटलैंड प्रोग्राम्स ऑफ द मिनिस्ट्री ऑफ इन्वायरमेंटल एंड फॉरेस्ट के द्वारा इसको मान्यता दी गई थी, तो जिसको बारे में आपको अच्छे तरीके से भी याद रखना है। उसके बाद अगर आप इसके अंदर भी बात करें अच्छे तरीके से और इम्पॉर्टेंट बात करें तो सब्सिक्वेंटली अगर 1990 की बात करें तो इसको डेजिग्नेटेड एज ए वेटलैंड ऑफ इंटरनेशनल, इसको देखो इंटरनेशनली तौर पे भी इसको वेटलैंड माना गया है, इंपॉर्टेंस दी गई है, जो किसके द्वारा? ये यहाँ पे रामसर कन्वेंशन है, यानी यहाँ पे रामसर कन्वेंशन एक यहाँ पे एक अच्छी तरीके से ये एक पार्टी फॉर्म करी गई थी जिसके अंदर यहाँ पे वेटलैंड्स की बात की जाती है। तो आज के इस लेक्चर के अंदर हम यहीं पे फिनिश करते हैं, लेकिन आज के लेक्चर को फिनिश करने से पहले हम रामसर कन्वेंशन क्या है इसका छोटा सा आइडिया ले लेते हैं। मैं बाद में आपके इसके ऊपर एक पर्सनल वीडियो लाऊंगा, ये यूपीएससी पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल रहता है, लेकिन हमें इसके देख लेते हैं क्योंकि जो दूसरी लेक है वो भी यहाँ पे वेटलैंड के अंदर आती हैं, जो रामसर कन्वेंशन के अंदर ही साइन करी गई थी, जो ट्रीटी उसके अंदर आती है। तो यहाँ पे अगर आप बात करें यहाँ पे रामसर कन्वेंशन क्या है, तो जो रामसर कन्वेंशन है ये वेटलैंड्स ऑफ इंटरनेशनल इंपॉर्टेंस है, जो स्पेशली यहाँ पे वाटरफॉल हैबिटेट को यहाँ पे इंडिकेट करता है।
ये इंटरनेशनल ट्रीटी है। यहाँ पे जो रामसर कन्वेंशन है, तो आपको अगर पूछे ये नेशनल ट्रीटी है या इंटरनेशनल, तो ये आपको पता होना चाहिए कि जो रामसर कन्वेंशन है ये इंटरनेशनल ट्रीटी है, जो किसके लिए बनाई गई है, जो फॉर द कंजर्वेशन एंड सस्टेनेबल यूज ऑफ वेटलैंड्स के लिए बनाई गई है। इसकी अगर बात करें, इट इज आल्सो नोन एज द कन्वेंशन ऑफ वेटलैंड्स, कन्वेंशन ऑन वेटलैंड्स के नाम से भी जानी जाती है। इट इज नेम्ड आफ्टर द सिटी ऑफ रामसर। ये किसके नाम से जानी जाती है? रामसर सिटी के नाम से जानी जाती है, जो ईरान के अंदर है, जहां पे ये पहली बार साइन हुई थी 2 फरवरी 1971 को ये साइन हुई थी। अगर इसकी बात करें ये कब अप्लाई हुई थी उसकी बात करें, अगर इसके लॉन्ग नेम की बात करें तो इसका लंबा नाम है रामसर कन्वेंशन ऑन वेटलैंड्स ऑफ इंटरनेशनल इंपॉर्टेंस स्पेशली एज वाटरफॉल हैबिटेट के नाम से इसको लंबे नाम से जाना जाता है। उसके बाद कुछ इंपॉर्टेंट और फैक्ट्स की बात करते हैं। अगर ये इफेक्टिव कब से लागू हुई, तो 21 दिसंबर 1975 से ये इफेक्टिव हुई, यानी ये लागू हुई। उसके बाद कन्वेंशन वाज किसके द्वारा को फाउंड करी गई थी? जो सिकंदर फिरोज थे, जो फार्मर इन्वायरमेंट मिनिस्टर थे ईरान के, उन्होंने इसको फॉर्म करा था। उसके बाद लुक हॉफमैन ऑफ टोरडू वेलाट, ये रिसर्च सेंटर का एक नाम है, रिसर्च स्टेशन का, जो यहाँ पे कैमरोज फ्रांस के अंदर आता है, तो उनके भी यहाँ पे इसके अंदर पार्टिसिपेशन थी, वो भी यहाँ पे को फाउंडर है इसके। उसके बाद जियो ऑफरी मैथ्यूज की बात करें या वाइल्ड फॉल की बात करें, तो ये तरीके से इनका भी ज़्यादा यहाँ पे पार्टिसिपेशन है। वाइल्ड फॉल और वेटलैंड्स ट्रस्ट एट स्लिम ब्रिज इन द लेट 1960s की बात हो रही है। अगर इसकी कॉन्फ्रेंस की बात करें तो ये यहाँ पे एक एग्रीमेंट साइन हुआ था, जो ईरानियन जो कैस्पियन सी है उसके रिजॉर्ट के अंदर हुआ था, जो रामसर है, जो ईरान के अंदर आता है, जो 2 फरवरी 1971 को साइन करा गया था। तो इस तरीके से यहाँ पे रामसर जो कन्वेंशन है उसके बारे में आपको जानने को मिलता है। कब शुरू हुआ, क्यों शुरू हुआ? क्योंकि ये ज़्यादातर वेटलैंड के ऊपर ही ज़्यादातर क्या करता है, स्टडी करता है। तो इस तरीके से आपको यहाँ पे हर एक कंट्री की यहाँ पे उस टाइम पे भी इसको जो सिग्नेटरी थी, जो सिग्नेचर थे इस पर हर एक कंट्री के थे, कि ये ट्रीटी बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाती है यूपीएससी पॉइंट ऑफ व्यू से। सो डियर फ्रेंड, आज की ये लेक्चर हम यहीं पे फिनिश करते हैं, ताकि हमारा भी 37-38 मिनट्स होने वाले हैं। तो इट वाज वंडरफुल सेशन विद यू ऑल गाइस। डियर फ्रेंड, आई होप यू ऑल आर एंजॉयिंग। जो भी वीडियोस मैं कोशिश करता हूं आप सभी के लिए लाऊं, और उसके बाद आपको इंग्लिश की इंपॉर्टेंट वोकैबुलरीज के साथ साथ इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर भी आपको मिलते हैं। तो आप अपने टाइम को अच्छे तरीके से इस लॉकडाउन के अंदर यूटिलाइज करें, ताकि आपको ये बाद में एक रिग्रेट ना रहे कि हमने अपने लॉकडाउन को बस ऐसे ही मिस गवा दिया, कुछ सीखा नहीं। तो इसीलिए आप सभी अपने इस लॉकडाउन को अच्छे तरीके से प्रोडक्टिव बनाएं। डियर फ्रेंड, इन अपकमिंग लेक्चर्स हम इस सीरीज को कंप्लीट करेंगे, जिसके बाद हम मनसबल लेक की बात करेंगे, उसकी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स की बात करेंगे, होकरसर लेक की बात करेंगे, आचार लेक की बात करेंगे, गंगाबल लेक की बात करेंगे, शीशनाग, इसी तरीके से हर एक लेक के बारे में बात करेंगे। फिर जम्मू रीजन की बात करें तो वहाँ पे मानसर और सरनासर लेक की बात करेंगे। इन सभी लेक्स को इंपॉर्टेंट तरीके से देखेंगे, इंपॉर्टेंट लेक्स के बारे में भी अच्छे तरीके से हर एक लेक को कवर करेंगे, ताकि आप किसी भी एग्जाम के अंदर हिस्ट्री की बात करें, जियोग्राफी की बात करें, या फिर आप किसी भी पोर्शन की बात करें, तो जिसके अंदर आप इनका भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस होती है, क्योंकि हम हिस्टोरिकल पॉइंट ऑफ व्यू से भी देख रहे हैं इनके पुराने नाम क्या हैं, जियोग्राफिकल से भी देख रहे हैं, और उसके बाद आप 8% करंट अफेयर्स के हिसाब से भी हम इनके ऊपर अच्छे तरीके से स्टडी कर रहे हैं, लर्न कर रहे हैं। सो थैंक यू वेरी मच, आप सभी के सहयोग के लिए धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच। एंड डियर फ्रेंड, अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं करा है, अगर आप लाइव नहीं देख रहे हैं, तो एक बार सब्सक्राइब कर दें, ताकि आपको ऐसी तरीके से हर एक 7:30 पे वीडियो मिले, हर इवनिंग में आपको मिले। और थैंक यू वेरी मच। अगर आपने अभी तक लाइक नहीं करा, लाइक कर दें। और अगर आप चाहते हैं कि आप ये नॉलेज दूसरों तक भी पहुंचाना चाहते हैं, अगर आप किसी को टीच नहीं कर पाते, तो एक वीडियो को आप एक बार शेयर कर दें, ताकि दूसरों तक भी ये नॉलेज पहुंच पाए, और आप सभी और हम सभी एक हेल्पिंग हैंड की तरह उनके लिए एक्ट कर पाए। सो थैंक यू वेरी मच। मे गॉड ब्लेस यू ऑल एंड विशिंग यू वेरी हैप्पी लर्निंग। हैव ए गुड टाइम अहेड। एंजॉय योर टाइम एंड कीप लर्निंग एंड कीप शाइनिंग डे इन डे आउट।